सो हम यहाँ पे बात करते हैं इवोल्यूशन चैप्टर की। इवोल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। जो कॉन्टीन्यूस चेंजेस आते हैं टाइम के साथ में, जो भी चेंजेस किसी चीज़ में दिखाई देते हैं, उन सबको हम कलेक्टिवली मिला करके बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आप किसी भी चीज़ का पढ़ सकते हैं। जैसे आप एक सिटी का इवोल्यूशन पढ़ सकते हैं। जब आप पैदा हुए होंगे जिस सिटी में, तो वहाँ पे किस तरह का सड़कें रही होंगी, किस तरह की गाड़ियाँ वहाँ पे चलती होंगी, और आज आप इतने बड़े हो गए हैं तो वहाँ पे किस तरह से उस सिटी में चेंजेस आए हैं, वो हमारे टाइम के साथ में चेंजेस ही आ रहे हैं। तो इवोल्यूशन हम किसी भी चीज़ का पढ़ सकते हैं जहाँ पे समय के साथ में सिर्फ चेंज आना चाहिए। पर जब हम बायोलॉजी में इवोल्यूशन की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हम प्लांट और एनिमल्स के अंदर, या प्लांट्स और एनिमल्स में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अर्थ पर, उसके एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं। जो अर्थ पर प्लांट लाइफ है, जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं, सारी प्लांट लाइफ को मिला करके, और एनिमल लाइफ है जिसको हम फौना बोलते हैं, क्या हमेशा अर्थ पर एक जैसे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। जैसा आपको मालूम होगा, पहले के टाइम पर डायनासोर हुआ करते थे, फिर मैमल्स आकर के डोमिनेंट बन गए। तो फ्लोरा और फौना दोनों ही अर्थ के ऊपर में कॉन्टीन्यूसली चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और इसी चेंज को हम इवोल्यूशन बायोलॉजी के अंदर में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में हम किस ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे, या 4 सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड या यूनिवर्स किस तरह से बना है, क्या थ्योरीज़ हैं, जिसमें आपने बिग बैंग थ्योरी बहुत फेमस पढ़ी होगी। तो हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखने वाले हैं सबसे पहले। फिर जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखने के बाद में इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। अब जैसा मैंने बताया था, इवोल्यूशन यानी कि टाइम के साथ में किस तरह से चेंजेस आते हैं। तो इवोल्यूशन जब बना था, मतलब यूनिवर्स जब बना था, तो उसमें किस तरह से चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से आज जैसा हम यूनिवर्स देखते हैं उस तरह का यूनिवर्स अल्टीमेटली डेवलप हुआ है। जो हमारी अर्थ है, सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज़ हैं, वहाँ तक यूनिवर्स कैसे पहुँचा है। तो यूनिवर्स का इवोल्यूशन हम देखेंगे। उसके बाद में ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एक बार हमने पढ़ लिया कि यूनिवर्स का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, अर्थ कैसे बनी है, सोलर सिस्टम कैसे बना है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि अर्थ पर लाइफ सबसे पहले किस तरह से ओरिजिनेट हुई थी। अब जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो वो सिंपल फॉर्म में ओरिजिनेट हुई थी। फिर धीरे धीरे लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस हुए, और आज इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। तो जो चौथा और लास्ट पार्ट होगा वो होगा हमारा इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि लाइफ जो अर्थ पर डेवलप हुई थी सिंपल फॉर्म में, वो कैसे इवॉल्व होकर के इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गई। जो हमारे चैप्टर का जो मेन फोकस रहता है, या जो मेन पार्ट है, वो यही 4th पार्ट है, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें स्टार्टिंग के सारे पार्ट भी, ये तीनों पार्ट भी पढ़ने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कंसेप्ट से। अब ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कंसेप्ट का जो प्रेजेंट थ्योरी है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी। एक साइंटिस्ट थे हबल, उन्होंने एक लॉ दिया था, हबल्स लॉ। उन्होंने अपने टेलीस्कोप वगैरह के ऑब्जर्वेशन करने के बाद में एक लॉ दिया था, हबल्स लॉ, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जो यूनिवर्स है, ये एक कांस्टेंट एरिया नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, ये बड़ा हो रहा है। बड़ा कैसे हो रहा है? यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई गैलेक्सी है, कोई स्टार है, वो सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो सब एक दूसरे से अलग अलग जा रहे हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो ये बताया था हबल्स लॉ ने। अब इस हबल्स लॉ के बेसिस पे ही एक थ्योरी दी गई ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। इसने बताया कि जो यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है वो एक सिंगल एक्सप्लोजन से हुआ है। एक सिंगुलैरिटी थी, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, एक सिंगुलैरिटी थी जिसमें एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ, और उस एक्सप्लोजन की वजह से यूनिवर्स बना। अब उस एक्सप्लोजन की वजह से चीज़ें दूर दूर मूव करने लगी, और आज भी सेम वो कॉन्टीन्यूसली एक्सपैंड करती जा रही है। आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे जैसे ये टाइम बीत रहा है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का। तो ये चीज़ बताई थी बिग बैंग थ्योरी ने। अब जब यूनिवर्स स्टार्टिंग में बना था
तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रेजेंट थी, वहाँ पर कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं था, किसी भी तरह का एटम प्रेजेंट नहीं था। पर जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया और कूल होता गया तो वहाँ पे एनर्जी कंडेंस होकर के लाइट एलिमेंट्स का फॉर्मेशन उसने करा। लाइट एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये लाइटर एलिमेंट्स सबसे पहले यूनिवर्स में डेवलप हुए। फिर इन्हीं जो लाइटर एलिमेंट्स हैं इनके फ्यूजन रिएक्शंस हैं, इनके बीच में क्या स्टार्ट हो गई, फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन यानी जब छोटे न्यूक्लियस मिल करके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं एटम का, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ये फ्यूजन रिएक्शन जनरली कहाँ पर चलती है, स्टार के कोर में। तो आज भी फ्यूजन रिएक्शंस ये चलती हैं हाइड्रोजन हीलियम की स्टार जो होते हैं उनके कोर रिएक्शन में, कोर पार्ट में। इन फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जो अदर एलिमेंट्स थे, जो हैवी एलिमेंट्स थे या बाकी एलिमेंट्स हैं, उन सब का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ। अब एक बार सारे एलिमेंट्स का फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद में क्या स्टार्ट हो गया कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे इनके गैस क्लाउड्स फॉर्म हो गए और पूरे यूनिवर्स में फैल गए। इन्हीं गैस क्लाउड के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या बनी, डिफरेंट गैलेक्सीज। जैसे जैसे गैस के बड़े बड़े क्लाउड्स बिखर गए वही क्या डेवलप हो गई, डिफरेंट गैलेक्सीज की फॉर्म में डेवलप हो गई। अब गैलेक्सीज में, गैलेक्सीज क्या होती है, गैलेक्सीज यानी कि बड़ा सा कलेक्शन होता है एक, जिसमें कई सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स होते हैं। सो अब ये प्लैनेट्स और स्टार्स में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, कैसे एक स्टार बनता है और कैसे उसके आसपास प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम समझते हैं। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, और उसमें भी जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा सन है और उसके आसपास जो हमारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, उसकी मदद से हम समझते हैं कि कोई स्टार कैसे फॉर्म होता है और कैसे उसके आसपास जो प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है वो होता है। तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें बीच में एक सन है जो कि एक स्टार है, उसका एक स्पेसिफिक नाम है सन, और फिर यहाँ पे प्लैनेट्स हैं जो उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं। अब सोलर सिस्टम कैसे बना था, सोलर सिस्टम बनने की बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, जिसमें सबसे फेमस है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। वो बताती है कि एक नेब्यूला या फिर एक गैस का क्लाउड था, एक गैस का क्लाउड इस तरह का, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट था। अब ये नेब्यूला क्या हुआ, अपनी हाई ग्रेविटी की वजह से गैस का एक, गैस या फिर डस्ट का एक गोला था। फिर नेब्यूला अपनी हाई डेंसिटी की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे फ्लैट डिस्क की फॉर्म में आ गया और इस तरह से रोटेट करने लगा। किस चीज़ से बना था, डस्ट और गैस से। अब इसके अंदर में जो जैसे जैसे ये रोटेट करता गया तो जितना भी गैस का जो मास था वो बीच में जाकर के कंसंट्रेट हो गया, और ये बीच में जाकर के क्या बन गया, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा मास बीच में जाकर के कंडेंस हो गया, तो यहाँ पे ये डेवलप हो गया एक स्टार में या फिर सन में, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी थी या फिर इसके अंदर में जो ग्रेविटी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। उसकी वजह से मैटर बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो गया और इसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो ये बन गया सन। अब इस हाई ग्रेविटी की वजह से छोटे छोटे डस्ट क्लाउड जो हैं वो इसके आसपास रोटेट करने लगे। अब ये जो छोटे छोटे डस्ट क्लाउड थे इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए ये स्टार नहीं बन सकते, तो ये क्या बन गए, प्लैनेट्स। तो ये धीरे धीरे जो छोटे डस्ट क्लाउड थे ये प्लैनेट बन गए, और इस सन की हाई ग्रेविटी की वजह से ये इसके सन के आसपास ही रोटेट करने लगे। तो इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बना था। जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है वो कब हुआ है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। सोलर सिस्टम और अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बने। जब अर्थ स्टार्टिंग में बनी थी तो ऐसा जो प्रेजेंट हम अर्थ देखते हैं, सॉलिड सरफेस जिसके ऊपर में प्रेजेंट है, ज़मीन प्रेजेंट है, ऐसी अर्थ नहीं थी। उस टाइम पर सिर्फ एक मोल्टन मास प्रेजेंट था, सब कुछ एक लावा की फॉर्म में, मोल्टन मास की फॉर्म में प्रेजेंट था, और उस मोल्टन मास के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब कोई भी गैस का जो चैम्बर होता है हमारा, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं आज के टाइम पर, लेयर होती है गैस की, वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। अब ये जो मोल्टन मास है इसमें से, क्योंकि इसमें कॉन्टीन्यूसली चीज़ें बर्न हो रही हैं, तो यहाँ से कई सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं।
अमोनिया रिलीज़ हो रही थी, CO2 रिलीज़ हो रही थी, मीथेन रिलीज़ हो रही थी, वाटर वेपर रिलीज़ हो रहा था। ये सब जो बाहर रिलीज़ हो रहे थे, इसने इसकी सरफेस को इस तरह से कवर करना स्टार्ट कर दिया। और इससे ही जो अर्थ के ऊपर में जो एटमॉस्फेयर है वो डेवलप हुआ, बिकॉज ये गैसेस जो रिलीज़ हो रही थी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से उसके आसपास ही प्रेजेंट रही, बाहर ये मूव करके नहीं गई। अब आगे कैसे चीज़ें चली, जो हमारा वाटर है वो आपको ध्यान देना है कि वो वहाँ पे क्या फॉल कर रहा है, सन के जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, जो एनर्जी है वो वाटर के ऊपर में डायरेक्टली फॉल करती है, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी ओजोन लेयर नहीं है। तो जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस हैं, वो वाटर के ऊपर में पड़ेंगी और वाटर को ब्रेक कर देंगी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अब ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ही लाइट एलिमेंट होती है, लाइट गैस होती है, तो ये आराम से अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको उसको फेल करके बाहर भाग जाएगी, बिकॉज वो बहुत लाइट होती है। जबकि ये जो ऑक्सीजन है, अब क्योंकि ऑक्सीजन एक रिएक्टिव एलिमेंट होता है तो ये फ्री फॉर्म में अर्थ पर नहीं प्रेजेंट है, ये क्या होगी, ये हमारा कंबाइन हो जाएगी अदर कंपाउंड्स के साथ में, लाइक नाइट्रोजन के, अमोनिया के साथ में कंबाइन हो जाएगी, मीथेन के साथ में कंबाइन हो जाएगी और अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करेगी, जैसे वाटर का फॉर्मेशन करेगी, CO2 का फॉर्मेशन करेगी और भी बाकी कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लग जाएगा। लेकिन कभी भी फ्री ऑक्सीजन अर्थ पर स्टार्टिंग में प्रेजेंट नहीं रहेगी। जहाँ पर आप देखिए सारी गैसेस प्रेजेंट है, बट यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन बन रही है वो वापस से इनके साथ कंबाइन होकर के कंबाइंड फॉर्म में चली जाती है। तो इस तरह से अर्ली अर्थ पर फ्री ऑक्सीजन नहीं होती। इसी वजह से जो अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको हम रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये आगे हमारे जब इवोल्यूशन या लाइफ के ओरिजिन की बात हम करेंगे, उसके हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे काम आता है। तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रेजेंट। अब ओजोन लेयर कैसे डेवलप होगी, जो यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है H2O के ब्रेक होने से या H2O के स्प्लिट होने से, उसमें से कुछ ऑक्सीजन अपने ही साथ में कंबाइन हो जाती है और बनाती है O3 या फिर ओजोन। ये जो ओजोन है ये अर्थ के आउटर सरफेस पे जाकर के या फिर एटमॉस्फेयर में बाहरी स्पेस में जाकर के एक ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कर देती है, जिसको हम आज के टाइम पर प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्म में जानते हैं। जो ओजोन लेयर है वो यूवी रेडिएशन को फिल्टर करती है या फिर हाई एनर्जी रेडिएशन जो सन से आती है उसको फिल्टर करने का काम करती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे अर्थ क्या हो गई, कूल डाउन होना स्टार्ट हुई। एक बार जब अर्थ सिग्निफिकेंटली अमाउंट में कूल हो गई, उसका एटमॉस्फेयर कूल हो गया, तो जो वाटर प्रेजेंट है वो वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था अभी तक, वो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में आने लग गया, यानी कि लिक्विड फॉर्म में वो आने लग गया। जैसे ये लिक्विड फॉर्म में आया, ये रेन की फॉर्म में अर्थ पर बरसात होना स्टार्ट हो गई। अब आपको ध्यान देना है कि अर्थ की सरफेस भले से कूल हो चुकी है, थोड़ी सी जो पहले मोल्टन मास था वापस से अब रॉक या फिर सरफेस, सॉलिड सरफेस वहाँ पे दिखाई देने लगी है, बट अभी तक पूरी तरह से अर्थ कूल नहीं हुई है। तो जो भी स्टार्टिंग में रेन पड़ती थी वो तुरंत वेपराइज होकर के वापस चली जाती थी, फिर वापस रेन बरसती थी अर्थ के ऊपर और वापस से उसकी गर्मी की वजह से वो वापस वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चली जाती थी। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूसली कई सालों तक, कई लाख सालों तक इसी तरह का प्रोसेस चलता रहा, जिसमें बारिश होती थी और अर्थ पे इतनी गर्मी थी कि बारिश इवेपोरेट होकर के वापस चली जाती थी। इस प्रोसेस ने धीरे धीरे अर्थ को बहुत तेज़ी से कूल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होता गया तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी कूल होता गया, वो उसका अपना हीट लूज़ करता गया। और अल्टीमेटली एक बार ऐसा आया कि अर्थ इतनी कूल हो गई थी कि अर्थ की सरफेस पे पानी इस्टेब्लिश हो सकता है, रुक सकता है, जिसकी वजह से अर्थ की जो डिप्रेशन थे, अब अर्थ की सरफेस पूरी तरह से स्मूथ तो थी नहीं, अर्थ की सरफेस पे बहुत सारे क्या थे, गड्ढे। तो इन्हीं गड्ढों को जाकर के जो पानी बरसा वो उन गड्ढे में बैठ गया और उसने क्या फॉर्म किया, डिफरेंट ओशन का फॉर्मेशन किया या फिर महासागर, सागर का फॉर्मेशन उसने किया। तो जो ओशन है वो कहाँ पे कैसे बने,
जो वाटर था वो क्रैक्स या फिर जो डिप्रेशंस थे अर्थ की सरफेस पे, जो गड्ढे थे, उबड़ खाबड़ ज़मीन थी, उसमें जाकर के पानी बैठने की वजह से ओशन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये सब चलने के बाद में 500 मिलियन ईयर्स बाद, यहाँ पे 500 ईयर्स नहीं 500 मिलियन ईयर्स बाद, अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर्स बाद, यानी कि आज से अगर हम देखें तो 4 बिलियन ईयर साल पहले सबसे पहली बार लाइफ वहाँ पे फॉर्म हुई। तो ये हमारा सबसे पहले यहाँ पे ध्यान आपको देना है। तो ये हो गया बात, सबसे पहला पार्ट जिसमें हमने देखा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बाद में हमने समझा इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसमें सोलर सिस्टम कैसे बना है, अर्थ कैसे डेवलप हुई है, जो आज के टाइम पर हम देखते हैं वैसा यूनिवर्स किस तरह से डेवलप हुआ। अब हमें देखना है फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जो थर्ड पार्ट था, लाइफ किस तरह से अर्थ के ऊपर फॉर्म हुई है। फिर उसके बाद में हम लास्ट पार्ट चलेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सबसे जो पुरानी थ्योरी है वो तो नॉन साइंटिफिक थ्योरी है, गॉड ने लाइफ को क्रिएट किया अर्थ के ऊपर। हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम सीधा स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक थ्योरीज से। तो सबसे पहली साइंटिफिक थ्योरी है पेंसपर्मिया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइफ है वो यूनिवर्स में कई सारी जगहों पे ओरिजिनेट हुई है या फिर बाहर कहीं ओरिजिनेट हुई है, और रेजिस्टेंट स्पोर्स की मदद से, ऐसे स्पोर्स जो स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, जो स्पेस में ख़राब नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, उनकी मदद से लाइफ अर्थ पर स्पोर की फॉर्म में पहुंची और यहाँ पर जाकर के डेवलप हो गई। ये जो थ्योरी है वो अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स की प्रपोज की थी, और आज भी इसको बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं। पूरी तरह से ये डिस्कार्डेड नहीं है, अलग अलग फॉर्म में ये बार बार वापस आती रहती है। तो ये तो हो गई पेंसपर्मिया थ्योरी। सेकंड थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी बोलती है कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग मैटर से डायरेक्टली इवोल्व हो जाती है या फिर डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे कौन कौन से नॉन लिविंग मैटर, कोई रॉटिंग मैटर है, कोई सड़ता हुआ मैटर है, कोई डिके होता हुआ मैटर है, वहाँ से लाइफ अपने आप इवोल्व हो जाती है। जैसे कीचड़ हो गया, मड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, कोई भूसा हो गया, या फिर रोटिंग मीट हो गया, कोई सड़ता हुआ खाना है, मीट है, तो वहाँ से लाइफ अपने आप आ जाती है। इसके जो प्रूफ थे वो थे, आप एक सड़ता हुआ मीट देखिए, अपने घर में एक सड़ता हुआ मीट रख दीजिए और थोड़ी देर बाद वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर मैगेट्स लग जाते हैं। मैगेट्स यानी कि कीड़े, जो मक्खी के अंडे होते हैं, मक्खी के लार्वा होते हैं, वो लग जाते हैं। तो वो लार्वा कहाँ से आए? क्या वो सड़ते हुए मीट से आए? तो स्टार्टिंग में यही माना जाता था कि जो मीट सड़ रहा है उसमें से मैगेट्स डायरेक्टली इवोल्व हो गए। कीचड़ में क्या इवोल्व हो जाते हैं? टैडपोल, जो फ्रॉग के टैडपोल हैं वो कीचड़ में अपने आप पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा जो गंदगी जगह है, भूसा है, वहाँ पे माउस डेवलप हो जाता है। आपने देखा होगा कहीं पे गंदी जगह पर प्रेजेंट है तो वहाँ पे अपने आप क्या डेवलप होते हैं? माउस आ जाते हैं। तो पहले के लोग यही सोचते थे कि ये जो सड़ते गलती चीज़ें हैं वहाँ से डायरेक्टली नई लाइफ इवॉल्व हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि बहुत एक कन्फ्यूजिंग टर्म है, जनरली बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़ करती है, एबायोजेनेसिस। अब एबायोजेनेसिस का मतलब क्या है? कोई भी वो थ्योरी जो ये बोले कि नॉन लिविंग मैटर से डायरेक्टली लिविंग मैटर प्रोड्यूस हो रहा है या फिर बायोजेनेसिस हो रहा है, उसको बोलते हैं एबायोजेनेसिस। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के लिए भी कुछ बुक्स एबायोजेनेसिस टर्म यूज़ करती हैं, बट एबायोजेनेसिस एक और थ्योरी है जो हमारी लेटेस्ट थ्योरी है अर्थ पे लाइफ के ओरिजिन को लेकर के, उसको भी एबायोजेनेसिस ही बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एबायोजेनेसिस दोनों को बोला जाता है बट दोनों में फ़र्क है। अब ये जो एबायोजेनेसिस की थ्योरी है इसको डिस्प्रूव किया था एक फेमस साइंटिस्ट लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके थ्रू प्रूफ कर दिया था कि इस तरह से कोई भी लाइफ सड़े गले चीज़ों से इवॉल्व नहीं हो सकती। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्वान नेक फ्लास्क के ऊपर। स्वान नेक फ्लास्क इस तरह का एक फ्लास्क होता है जिसकी गर्दन इस तरह टेढ़ी होती है, इसलिए इसको स्वान नेक फ्लास्क बोला जाता है। इस स्वान नेक फ्लास्क की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट होती है वो जाकर के एक प्लग बना देती है, प्रोटेक्शन बना देती है, जिससे जो बाहर की एयर है इससे इस अंदर वाली जगह का कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है।
अब उन्होंने क्या किया, इस स्वान नेक फ्लास्क में इसको कम्प्लीटली स्टरलाइज कर दिया। स्टरलाइज करना मतलब पूरी तरह से जितनी भी लाइफ फॉर्म या फिर लाइफ के प्रोपेग्यूल्स हैं, स्पोर्स हैं, वो सारे इन्होंने किल कर दिए। फिर उसके बाद उन्होंने 2 सेटअप बनाए। दोनों में उन्होंने क्या डाल दिया, हीट किल्ड ईस्ट, एक ऐसा ईस्ट सॉल्यूशन जो कि हीट किल्ड था, मरा हुआ ईस्ट यानी कि सड़ा गला चीज़। फिर उन्होंने वेट किया, क्या नई लाइफ यहाँ से किल्ड ईस्ट से अपने आप इवॉल्व हो सकती है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इसका कोई भी कांटेक्ट बाहर से नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक प्लग बन गया था, वाटर वेपर का प्लग बन गया, जिससे ये बाहर से इसका कांटेक्ट ख़त्म हो गया। उन्होंने कई दिनों तक वेट किया, कोई भी नई लाइफ इवॉल्व नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क का ये जो सेकंड सेटअप है, इसका जो नेक है उसको तोड़ दिया। जैसे ही उसका नेक तोड़ा, ये एयर के कांटेक्ट में आ गया, यानी कि ये बाहर के सराउंडिंग के साथ में कांटेक्ट में आ गया। जैसे ही ये बाहर के सराउंडिंग के साथ में कांटेक्ट में आया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे नई लाइफ अब इवॉल्व होना या फिर डेवलप होना स्टार्ट हो गई है, जबकि यहाँ पर कोई भी नई लाइफ अभी भी इवॉल्व नहीं हो रही है। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो मरा हुआ ईस्ट है उससे डायरेक्टली नई लाइफ इवॉल्व नहीं हो सकती है। जो एयर में स्पोर्स हैं, बैक्टीरियल स्पोर्स, फंगल स्पोर्स, वो आकर के इसमें बैठते हैं और वो जा कर के डेवलप करके नई लाइफ यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो इससे हमारा एबायोजेनेसिस थ्योरी पूरी तरह से डिसअप्रूव हो गई, या फिर जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी उसको यहाँ पे इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया। बट क्वेश्चन फिर भी वही बना रहा कि जो लाइफ है वो अर्थ पे सबसे पहले किस तरह से इवॉल्व हुई थी। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट थ्योरी है केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, या फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसको 2 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग प्रपोज किया था, लेकिन उनका कंक्लूजन ऑलमोस्ट सेम था। सो ओपेरेन एंड हाल्डेन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग वर्क किया था, इंडिपेंडेंटली वर्क किया था, एंड रीच्ड द सिमिलर कंक्लूजन, बट उनका जो कंक्लूजन वहाँ पे पहुँचे थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। इन्होंने बोला था कि अर्थ पर स्टार्टिंग में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे सिर्फ, और उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूवी एनर्जी हो गया, लाइटनिंग एनर्जी हो गया, वल्केनिक एक्टिविटीज़ जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा चलती थी, जो प्रिमिटिव अर्थ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें, ये सारी चीज़ें चलती थी, ये सब एक एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव करती हैं और इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर देती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में या फिर कार्बन के मॉलिक्यूल्स में। तो इस तरह से एनर्जी की मदद से इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हुए चले गए। और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं कहाँ पे चल रही हैं? ओशन के अंदर में। तो ओशन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए या फिर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे हमारा ओशन है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये पीले कलर से हमने फाइबर्स की फॉर्म में बनाए हैं। इसी को दिखाने के लिए हाल्डेन ने एक टर्म यूज़ किया था, हॉट डाइल्यूट सूप या फिर प्रिमिटिव सूप। हॉट डाइल्यूट सूप इसलिए क्योंकि उस टाइम पर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो ओशन का टेम्परेचर भी ज़्यादा था और ओशन में बहुत सारे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इस तरह से प्रेजेंट है। तो ये एक सूप जैसा दिखाई देता है, गर्म सूप जैसा ऑलमोस्ट अपीयर होता है। अब इस हॉट डाइल्यूट सूप में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ में ऑर्गेनाइज होकर के जाइंट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर के क्लस्टर बना करके जाइंट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूलर कैप्सूल हैं या फिर ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, किसके बने हैं? ये हमारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बने हैं, जैसे आरएनए के बने हैं, प्रोटीन के बने हैं, लिपिड हैं, पॉलीसेक्राइड है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं और डिफरेंट तरह के जाइंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बन जाते हैं। कब बने हैं ये? 3 बिलियन ईयर्स अगो आज से 3 बिलियन ईयर साल पहले। इन्हीं को बुलाया जाता है फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स। अब समझिए कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अभी इनमें कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इनको हम फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स बुलाते हैं।
इन्हीं के इवोल्यूशन के थ्रू पहला सेल्यूलर लाइफ फॉर्म डेवलप होगा। तो जो नॉन सेल्यूलर है ये कॉम्प्लेक्स होकर के इवोल्व होकर के पहला सेल्यूलर लाइफ फॉर्म डेवलप करेंगे। तो जो सेल्यूलर लाइफ फॉर्म है वो 2 बिलियन ईयर साल पहले आज से आया है। तो इससे ये डेवलप होने में अल्टीमेटली कितना साल लग गया? 1 बिलियन ईयर्स। टोटल इतना टाइम के बाद में हमारी फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म दिखाई पड़ी। अब जो फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म थी वो प्रोकैरियोट्स थी, जो सिंपल सिंगल सेल्स होते हैं प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरियल सेल्स, वो सबसे पहले यहाँ पे बने थे। फिर उन्हीं के इवोल्यूशन से, उन्हीं के कॉम्प्लेक्स होने से हमारे पास में कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स और जो डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स हैं वो सब डेवलप हुई। तो ये बात हो गई हमारी केमिकल इवोल्यूशन। अब यहाँ पर 2 पार्ट हैं। यहाँ पर 2 पार्ट क्या हैं? सबसे पहले तो केमिकल इवोल्यूशन होता है जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से फॉर्म होते हैं। और केमिकल इवोल्यूशन के बाद में क्या होता है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जहाँ पे लाइफ फॉर्म्स जो सेल्यूलर लाइफ फॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स होकर के नई लाइफ का फॉर्मेशन करते हैं। तो दोनों, पहले तो केमिकल इवोल्यूशन होता है और उसके बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसीलिए हम इस थ्योरी को क्या नाम देते हैं? केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब इनसे पूछा गया, ओपरेन एंड हाल्डेन से, कि ठीक है तुम्हारी थ्योरी जो है उसको तो मान लिया जाएगा, मतलब तुमने जो बोला है उसको कैसे माना जाए? अगर ये केमिकल इवोल्यूशन अर्थ पर स्टार्टिंग में हुआ था तो आज के टाइम पर ये केमिकल इवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? आज भी तो उसी तरह का केमिकल इवोल्यूशन होना चाहिए। आज भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने चाहिए, फिर उन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स लाइफ डेवलप करनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा जवाब था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। जो अर्थ थी, प्रिमिटिव अर्थ, स्टार्टिंग में जो अर्थ बनी थी उसका एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, उस पर कोई भी फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। फ्री ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, वो किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने में, उसको ब्रेक करने का काम करता है। आज के टाइम पर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में फ्री ऑक्सीजन है। तो आज अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डेवलप होने की कोशिश करेंगे भी तो जो ऑक्सीजन है वो ये होने नहीं देगी। ऑक्सीजन जा कर के इनके साथ खुद कंबाइन होकर के कुछ दूसरे प्रोडक्ट बना देगी। तो आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ फ्री ऑक्सीजन ये सेम प्रोसेस केमिकल इवोल्यूशन का नहीं चल सकता। लेकिन प्रिमिटिव अर्थ कैसी थी? रिड्यूसिंग, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, तो वहाँ पर ये चीज़ें चल सकती। तो इस तरह से इन्होंने अपनी थ्योरी को डिफेंड किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस थ्योरी का जो प्रूफ है वो दिया था यूरे एंड मिलर। 2 साइंटिस्ट थे, यूरे एंड एसएल मिलर, इन 1953। तो वो कैसे उन्होंने प्रूफ किया था वो हम आप समझेंगे। ओपरेन एंड हाल्डेन ने केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज किया था, जिसमें बताया था किस तरह से केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं। अब इसको प्रूफ किया था एसएल मिलर और यूरे ने। सो बेसिकली यहाँ पे एनसीईआरटी में सिर्फ एसएल मिलर का ही नाम है, बट यहाँ पे इसको पूरा मिला करके यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। दोनों ही साइंटिस्ट ने इनको परफॉर्म किया था 1953 में। उन्होंने बेसिकली किया क्या था? एक आर्टिफिशियल सेटअप बनाया था और उस आर्टिफिशियल सेटअप में ऐसी कंडीशंस डेवलप की जो कि मिमिक करती हों प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस को। यानी कि पहले के टाइम पर जो प्रिमिटिव अर्थ थी, जब स्टार्टिंग में अर्थ बनी थी, उस टाइम पर अर्थ पे जो जो कंडीशंस थी उसको मिमिक करने की कोशिश की उस क्लोज्ड सेटअप में। और उसकी मदद से उन्होंने पता करने की कोशिश की या फिर स्टडी किया कि कैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुए थे। अब कुछ सेटअप ये इस तरह का था जहां पे 2 बीकर्स हैं, 2 ऐसे ग्लास हैं और इनको ट्यूब्स की मदद से एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट कर रखा है। यहां पर इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं। इन इलेक्ट्रोड्स की मदद से इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया जाता है, लाइटनिंग कंडीशन जनरेट की जाती है। जब अर्थ स्टार्टिंग में बनी थी तो लाइटनिंग कंडीशंस जो होती हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लाइटनिंग टू कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और
मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की मदद से इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट किया गया। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक गैस को इस चैम्बर में इंसर्ट किया गया। अब ये गैस कौन कौन सी थी? वही गैसेस जो अर्थ पे प्रिमिटिव टाइम पर प्रेजेंट थी। ये गैसेस थी मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर। तो ये सारी गैसेस इन्होंने इस चैम्बर में डाल दी। इस चैम्बर का जो टेम्परेचर मेंटेन किया गया वो 800 डिग्री सेल्सियस थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब होता क्या है, वाटर वेपर जो है उसको फिर कंडेंस किया जाता है यहाँ से हाई टेम्परेचर वाटर वेपर को, और कूल करके यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। अब इसी कलेक्शन से ये जो वाटर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, यहाँ से हम सैंपल लेते हैं फॉर चेकिंग कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुए या फिर नहीं हुए। पहले इसको यहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से लेते हैं हम, यहाँ पे इसको ट्रैप करके यहाँ पे सैंपल निकाला जाता है। ये सैम्पलिंग प्रोब है और हमें पता लगता है कि क्या यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना या फिर नहीं बना। तो इस तरह का कुछ सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया था। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? कुछ हफ्तों बाद ही ऑब्जर्व्ड द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड अदर्स। इन्होंने देखा कुछ सिंपल अमीनो एसिड्स इस हीट सूप में या फिर इस वाले सैंपल में क्रिएट होना स्टार्ट हो गए कुछ हफ्तों बाद। जब इसी चीज को रिपीट किया बाकी साइंटिस्ट ने, अदर साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने भी देखा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शुगर्स, डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजनस बेस, पिगमेंट्स और फैट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो गए थे। इसका मतलब कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थ्योरी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो गए थे। इसके अलावा जो मीटियोरॉइड कंटेंट है, मीटियोरॉइड यानी कि ऐसे बड़ी बड़ी चट्टानें जो अर्थ पर स्पेस से आकर के गिरती हैं। बहुत सारे मीटियोरॉइड के एनालिसिस के बाद में, केमिकल एनालिसिस से ये पता लगा है कि इसी तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उन मीटियोरॉइड्स के ऊपर में भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस, जो केमिकल इवोल्यूशन की बात हम अर्थ पर करते हैं पहले के टाइम पर, सेम प्रोसेस कहीं और भी यूनिवर्स में चल रहा है। तो इस तरह से इतने सारे प्रूफ के बाद में जो केमिकल इवोल्यूशन वाली थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमारा जो केमिकल इवोल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हमें स्टार्ट करना है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, लिविंग ऑर्गेनिज्म अब कैसे इवोल्व होकर के मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाएंगे।